हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, फेडरलिज्म क्या चीज़ बताई थी हमने। फेडरलिज्म बताया था कि फेडरलिज्म में जो पावर शेयरिंग होती है वो सेंट्रल यूनिट और उसके कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट जितने भी हैं उसके बीच में जब पावर शेयरिंग होती है तो उसको फेडरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, आपको हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताया था व्हेन द पावर इज शेयर्ड एट द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट देन इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक, तो ये फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है। तो इसके अलावा हमने आपको फेडरलिज्म के फीचर्स बताए थे, जैसे 2 और मोर लिविंग गवर्नमेंट, स्पेसिफाइड ज्यूरिस्डिक्शन और बहुत सारी फीचर्स हमने आपको ये बताए थे। तो क्या फीचर्स होने चाहिए जो फेडरलिज्म माना जाए या फेडरलिज्म हो। ठीक है, और उसके बाद हमने आपको बताया था काइंड ऑफ फेडरलिज्म। ठीक, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में हमने आपको क्या बताया था कि many states come together and join to strengthen them but to remain their identity। बताया था ना कि बहुत सारे स्टेट जब एक साथ ज्वाइन करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और अपने को मजबूत कर लेते हैं और लेकिन अपनी पहचान बनाए रखते हैं, तब ऐसे फेडरलिज्म को क्या कहा जाता है, कैसा फेडरेशन होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यूएसए इसका एग्जांपल बताया था हमने आपको। इसी तरीके से जो नेक्स्ट बताया था होल्डिंग टुगेदर, इसका एग्जांपल आपका कंट्री है। ठीक, यानी कि उस फेडरेशन में जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसमें स्टेट्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट होते हैं या उनके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने आपको ये चीज़ें बताई थी। अब फेडरलिज्म भारत में कैसे है या कैसे चलता है, प्रैक्टिकली कैसे फेडरलिज्म जो है इंडिया में है। अब इसमें क्या है, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। देखो, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म का मतलब है पावर शेयरिंग, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो डिफरेंसेस हैं या जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन्स, लैंग्वेज, कास्ट हैं, उनका रेस्पेक्ट करना है। ठीक, और तीसरी चीज़ है डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, एक साथ रहने की इच्छा। ठीक है, एक साथ रहने की इच्छा, ये हमारे देश का आइडियल है। ठीक, इसीलिए हमारा देश जो है वो यूनाइटेड है। अब ये चीज़ें कैसे होती हैं, इस तरह से ये जो है फेडरलिज्म की स्पिरिट, डाइवर्सिटी के लिए रेस्पेक्ट और एक साथ रहने की डिज़ायर कैसे होती है, ये इस तरीके से होती है। ठीक, इसको बताने से पहले हम आपको उस समय बताते हैं जब इंडिया डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक, और उस समय जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होकर बने तब इंडिया का बहुत सारा हिस्सा जो है वो अलग हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या था, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके सामने ब्रिटिशर्स ने एक चॉइस रख दी थी कि वो या तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं या इंडिया के साथ चले जाएं या इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएं। तो ये बड़ा टफ टाइम था और टफ टाइम होने के कारण वहाँ पर जो है प्रॉब्लम बहुत सारी थी। ठीक है, कैसे क्या किया जाए, कैसे कौन कौन से द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया जाए तो सारे लोग सेटिस्फाई हों। फिर जो स्टेट्स हैं उनको भारत में
लाना, ठीक है। ये एक बहुत सारे डिफ़िकल्ट टास्क थे उस समय के लीडर्स के सामने। क्लियर? तो अब क्या था, प्रिंसली स्टेट तो बहुत सारे थे, करीब करीब 550 प्रिंसली स्टेट्स वर थे। प्रिंसली स्टेट्स बता दूँ मैं क्या होते हैं। वो स्टेट जिन पर कि राजा राज्य करते थे या जिसमें राजा होते थे, वो प्रिंसली स्टेट्स कहलाते थे, ठीक है। अब प्रिंसली स्टेट्स जब इतने ज़्यादा थे, तो हमारे जो समय लीडर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि स्टेट्स को दोबारा से बनाया जाए। अब दोबारा से स्टेट्स को बनाने के लिए कोई बेस चाहिए, ठीक है ना। बेस कैसे चाहिए कि स्टेट बनाए जाएं, तो किस बेस पे बनाए जाएं। तो उसमें उन्होंने दो बेस जो हैं, दो क्राइटेरिया डिसाइड किए, ठीक। पहला क्या था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि उस समय ये सोचा गया कि वो एरिया जहाँ पर सेम लैंग्वेज बोली जाती है, उसको मिलाकर एक स्टेट बना दिया जाए, लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि दैट स्टेट विल बी बेस्ड ऑन द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया, ठीक है। समझ में आ गया। तो ओल्ड स्टेट जो थे, उनका जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको चेंज कर दिया गया न्यू स्टेट्स क्रिएट करने के लिए, ठीक। अब उसमें क्या था, इसमें भी हमने बाइफर्केट किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो हमने वही लैंग्वेज को बताया, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट किया गया। जैसे तमिलनाडु, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, तो तमिलनाडु जितने एरिया में है, वहाँ पर तमिल लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, ठीक है। इन तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल। दूसरा कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। और तीसरा एग्जांपल है पंजाब, इन पंजाब पंजाबी लैंग्वेज इज स्पोकन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेट्स हैं, ये लैंग्वेज के बेस पर इनको क्रिएट किया गया। अब दूसरा जो बेस था, वो था ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ठीक है। कल्चर, संस्कृति वहाँ की, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है। यहाँ की जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए कल्चर के बेस पर इन स्टेट्स को क्रिएट किया गया, ठीक। समझ में आ गया, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि फेडरलिज्म इंडिया में कैसे होता है या कैसे चलता है। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बना करके एक फेडरेशन बनाया गया, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। अब फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो फिर क्या हुआ, फेडरेशन वर्ड की जगह उन्होंने कहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स की यूनियन है क्या, इंडिया। लेकिन फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है या जो फीचर्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आता है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब ये हुआ, अब देखिए उस समय क्या प्रॉब्लम थी कि पूरे इंडिया में एक तो लैंग्वेज बोली नहीं जाती थी, है ना। तो किसी भी एक लैंग्वेज को हम जो हैं नेशनल लैंग्वेज की कैटेगरी नहीं दे सकते थे, है ना। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा कि अगर हम किसी एक लैंग्वेज को, नेशनल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो अदर लैंग्वेज या जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, वो उस लैंग्वेज को अपोज करेंगे। तो इसलिए उन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का क्राइटेरिया नहीं दिया, ठीक। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, या हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी उन्होंने जो है दी, ठीक है। क्लियर। उसके बाद इसके अलावा
21 अदर लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, यानी कि उसको एक कहना चाहिए रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि ये 21 लैंग्वेजेस जो हैं वो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और ये मानी जाएंगी। ठीक, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस मतलब क्या होता है? वो लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड हैं, एक लिस्ट बनी हुई है लैंग्वेज की, उस लिस्ट में इन लैंग्वेजेस का जो है नाम है और ये इनकी जो नंबर है वो 21 है। ठीक है, अब जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट्स हैं लैंग्वेज के मामले में कहीं डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने कहा कि स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कहते हैं कि ऑल स्टेट्स वर सेटिस्फाइड। ठीक है ना, यानी कि स्टेट्स की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। क्लियर? स्टेट्स का जो काम होगा, जो सरकारी काम काज होगा, वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा, यानी कि जो लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है उस लैंग्वेज में वहाँ पर काम होगा। ठीक, इसके अलावा जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स या साउथ इंडियन स्टेट्स ने ये डिमांड की कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, यानी कि जो स्टेट्स हिंदी नहीं बोलते हैं या बोलते थे, उन्होंने डिमांड की कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की फॉर्म में जो है कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने यहाँ पर जो है बड़ा समझदारी दिखाई। ठीक है, और इससे क्या हुआ, हमारे कंट्री में वो सिचुएशन नहीं आई जैसी सिचुएशन श्रीलंका में आई थी। ठीक है, श्रीलंका में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कि श्रीलंका में क्या हुआ था? कैन यू रिकॉल दैट? श्रीलंका में सिन्हलीज ने सिन्हला लैंग्वेज को क्या किया था? रिकॉग्नाइज किया था एज नेशनल लैंग्वेज एंड तमिल लैंग्वेज वाज इग्नोर्ड। तमिल लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया उन्होंने, समझ रहे हैं? तो इसलिए वहाँ पर जो है क्या हुआ, सिविल वार जैसी कंडीशन या सिविल वार हो गई। ठीक, तो इससे अवॉइड करने के लिए या इस कंडीशन को से बचने के लिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। फ्लेक्सिबिलिटी माने थोड़ा सा नरम पड़ जाना, है ना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, एवरी स्टेट कैन यूज़ इट्स ओन लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है, पहला मैंने आपको क्या बताया, लिंग्विस्टिक पॉलिसी। ठीक है, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी और तीसरा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। ठीक है, तो इन तीन तरीकों से भारत में जो फेडरलिज्म है वो आता है। फेडरलिज्म को फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया इन द फॉलोइंग 3 वेज। ठीक है, इसमें आप देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। शुरू में मैंने आपको बताया पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, है ना। सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर जो है वो क्या की जाती है, शेयर की जाती है, और इससे इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो मजबूत होता है। अब देखिए पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे तो वही श्रीलंका जैसी कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो इट इज़ नेसेसरी टू मेक सेटिस्फाई all the states in federalism. Okay, the success of federalism depends upon the satisfaction of all the states. फेडरलिज्म की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि सारे स्टेट्स के बीच में पावर शेयर हो और वो क्या हो, वो सेटिस्फाई होने चाहिए। इसमें एक कंडीशन और है कि अगर सेंटर और स्टेट में रूलिंग पार्टी सेम है, इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं मैं कि अगर सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट एक ही पार्टी की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना मानेगी, उसका ध्यान रखेगी, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब सेंटर की रूलिंग पार्टी जो है, ठीक,
सेंटर की रूलिंग पार्टी स्टेट की रूलिंग पार्टी से डिफरेंट हो। समझ रहे हैं? तो अब क्या होता है, अब मान लीजिए डिफरेंट है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं सेंटर और यूनियन में, तो क्या होगा? तो ये होगा कि सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करेगी? अपनी पावर का मिसयूज करेगी अगर स्टेट गवर्नमेंट उसके अनुसार नहीं चलती। तो वो क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देगी या स्टेट गवर्नमेंट को हटा देगी। ठीक है, समझ में आया? और फिर क्या होगा? डिस्प्यूट होगा दोनों के बीच में, है ना? अब इसके साथ ही नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज राइज इन मैनी स्टेट्स। क्यों? अब इसमें मैं आपको बताऊं कि 1990s के बाद से कोलिशन गवर्नमेंट का एक ट्रेंड बन गया। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट का ट्रेंड कैसे बन गया? क्योंकि जो लोकल पार्टीज है ना, स्टेट पार्टीज जो हैं वो बहुत सारी हो गई, और इससे क्या हुआ? इससे कोई सिंगल पार्टी की पावर में आने के चांसेस जो हैं वो खत्म हो गए। ठीक है, ठीक। और इस तरह से कोलिशन गवर्नमेंट का ट्रेंड बन गया। ठीक, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है मैंने आपको बताया, फिर से सुन लीजिएगा। कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स व्हेन ए सिंगल पार्टी डू नॉट सक्सेस in getting majority, then it gets support from the other political parties to get majority, and then the government is formed. So this type of government is called coalition government. यानी कि जब किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती इलेक्शन में, तब वह दूसरी पार्टियों का समर्थन लेती है और उनके सपोर्ट से जो गवर्नमेंट बनती है वो क्या कहलाती है? कोलिशन गवर्नमेंट। राइट। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के लिए डिसमिस करना पॉसिबल नहीं रह गया। ठीक, क्यों नहीं रह गया? अब मान लीजिए आपने स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना विड्रॉ कर लेंगी, और इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी में आ जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है, हमारी डेमोक्रेसी में ये एक मेथड है, ये तरीका है कि गवर्नमेंट को अगर आपको चेंज करना है तो ओनली इलेक्शन इज़ द मेथड टू चेंज द गवर्नमेंट। समझते? और अगर इसके अलावा कोई दूसरा तरीका आप अडॉप्ट करते हो तो वो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर पे रहेगा। राइट। ठीक है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना जो है एक तरह से इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, क्यों हो गया? ड्यू टू द कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आज हमने आपको पढ़ाया हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ठीक, अब नेक्स्ट जो हम आपको बताएंगे टॉपिक, वो पढ़ाएंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, so that's all for today, and stay connected with video lecture, keep on learning, and till then, goodbye.